नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रगतवाद से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रगतिवाद और प्रगतिवाद का पहला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का आधार है, यानी कि कहने का आशय है कि प्रगतिवाद का आधार क्या है। विकल्प ए बता रहे हैं कि रहस्यवाद है, विकल्प बी हालावाद है, या फिर विकल्प सी प्रकृतिवाद अथवा विकल्प डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो विकल्प डी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इज राइट आंसर। क्या बोले सर, प्रगतिवाद का जो आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इज राइट आंसर। और बात करें प्रगतिवाद का, तो प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से लेकर के कहीं कहीं आपको 1942 मिलेगा और कहीं कहीं 1943 मिलेगा। तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो प्रगतिवाद है वो 1936 से लेकर के 1942 तक का जो समय है वो प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं, यानी कि ये पंक्तियाँ किसने कही है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच में वैसा संबंध था जैसा मध्यकाल और भक्तकाल के बीच में संबंध था, है ना। ये ऐसा कहने वाले कौन हो सकते हैं। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि आचार्य दुलारी वाजपेयी ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, और विकल्प डी है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। तो देखिए, कह रहे हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद का स्वरूप जैसा था वैसा स्वरूप मध्यकाल और रीतकाल में था। तो स्वरूप दिमाग में बैठाइएगा। स्वरूप फॉर विकल्प सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। ये स्वरूप इसलिए बता रहे हैं, इस क्लू को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच में जैसा स्वरूप था, ठीक है ना, मध्यकाल और भक्तकाल के काव्य के बीच में जैसे स्वरूप था। तो स्वरूप को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये कथन आपको क्लियर हो जाएगा कि विकल्प सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। कहने का आशय है कि जो जमुन जल तुम, इस काव्य के रचनाकार कौन है, यानी कि इस काव्य की रचना किसने की है। विकल्प ए कह रहे भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है, विकल्प बी धूमिल ने, विकल्प सी शिवमंगल सिंह सुमन अथवा विकल्प डी केदारनाथ अग्रवाल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जामुन जल तुम पाओगे कहाँ, बोले अगर केदार में जाओगे, है ना। केदार फार केदारनाथ अग्रवाल, अगर जाओगे, अगर फार अग्रवाल, ठीक है ना। तो अगर केदारनाथ में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे जामुन जल मिलेगा। जामुन जल फार जामुन जल कृति है, और केदारनाथ में अगर जाओगे केदारनाथ अग्रवाल इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, है ना। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा कुछ दिख। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। विकल्प कह रहे हैं धूमिल की हैं, विकल्प बी केदारनाथ सिंह की हैं, विकल्प सी गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र राइट आंसर, है ना। कह रहे हैं कि भवानी की तरह जैसे बोलते हो, जैसे दिखते हो वैसे लिखो, किसके लिए, हमसे बड़ा तू दिखता है कौन, बोले भवानी भार भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये पंक्ति है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय की आत्मा उपनाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप रटे हुए हैं कि एक भारतीय की आत्मा उसकी होगी जिसकी आत्मा माखन सी होगी। अगर माखन सी साफ आत्मा आपकी है तो बिल्कुल एक भारतीय की आत्मा है, अन्यथा एक भारतीय की आत्मा नहीं है। तो माखन सी जो आत्मा होगी वही भारतीय की आत्मा होगी। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ये माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि हिम किरीटनी के रचयिता हैं। अब देखिए भाई, हिम कैसी होती है, हमने आपको बताया था कि हिम तो माखन सी होती है। तो माखन फार माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर। अन्य विकल्प को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो साधारण प्रश्न है उसे हम लोग डायरेक्ट विकल्प पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। और मित्रों, थोड़ा सा आप लोग जो भी देख रहे हैं 2, 4, 6, 10 लोग, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और एक आध कमेंट जरूर कर दें कि वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ताकि उससे हमको भी कुछ अंदाज़ा लग जाए कि ये आपके हितकर है अथवा नहीं है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से हिम किरीटनी की बात आएगी तो माखन लाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है।
अब रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन की बात करें तो पंत का है 1964 में। कुरुक्षेत्र की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की है 1964 में। बिल्कुल आपने सही देखा कि प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बात करते हैं आर्यावर्त, तो मोहनलाल महतो का है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रगतवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, यानी कि जो प्रगतवाद है उसके संबंध में एक कथन सही नहीं है, और वो कथन कौन सा है जो कि सही नहीं है? विकल्प ये बता रहे हैं कि प्रगतवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। तो बिल्कुल सही है कि प्रगतवाद जनजीवन के साथ प्रकृति में और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। विकल्प भी है कि प्रगतवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना और यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। विकल्प सी है कि प्रगतवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। तो ए बी सी तीनों विकल्प अभी तक आपको सही मिले हैं। और विकल्प डी है कि प्रगतवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को, है ना, ही रचना के उद्देश्य से मानता है। तो विकल्प डी यही गलत है, और इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है कि रीति काव्य, है ना, मानसलवाद के प्रवर्तक हैं, यानी कि हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 की बात आ रही है। तो प्रश्न संख्या 9, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प ए रामेश्वर शुक्लांचल, विकल्प बी हरिवंश राय बच्चन, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत, और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे मानसल और वहाँ पे देखिएगा अंचल। तो मानसल अंचल, मानसल अंचल, यानी कि मानसलवाद के जो प्रवर्तक हैं, विकल्प ये रामेश्वर शुक्ल अंचल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? आप विकल्प ये बता रहे हैं कि प्रसाद शुक्ल स्नेही की, विकल्प बी मैथिली गुप्त की, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी, या विकल्प डी पंडित रामनरेश त्रिपाठी की। अगर देखेंगे तो मोटा मोटा देखेंगे सारे के सारे कवि जो हैं बिल्कुल राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये पंक्ति किसकी है? तो बिल्कुल वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्नेह नहीं हो, स्नेही स्नेह नहीं, स्नेह नहीं है, स्नेही स्नेही फार स्नेही, है ना। वह हृदय क्या है? पत्थर है जिसमें स्नेह ना हो, स्नेह फार स्नेही और स्नेही फार, है ना। तो जिस हृदय में स्नेही नहीं है वो पत्थर है, जिस हृदय स्नेही नहीं है, जो हृदय स्नेही नहीं है वो पत्थर है। स्नेही फार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की ये पंक्तियां हैं, ध्यान में रखिएगा। और गया प्रसाद शुक्ल जी का एक नाम त्रिशूल था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो त्रिशूल से राष्ट्रवादी कवि लिखते थे और स्नेही से बिल्कुल श्रृंगारिक कविता लिखते थे, तो इसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रगतवादी लेखक संघ किस स्तर की संस्था है ना। प्रगतवादी लेखक संघ की बात करते हैं, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है, अथवा हिंदी भाषी प्रांतीय है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रगतवादी लेखक संघ की बात करते हैं। विकल्प बी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसे ध्यान में रखिएगा। 1935 में सबसे पहले इसका स्थापना की बात करते हैं तो 35 में लंदन में हुआ था, है ना। और सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, इन्होंने किया था। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है ना, यानी कि जो प्रगतिवाद है, इस प्रगतिवाद का जो जन्म हुआ, इसके जन्म में किसका किसका योगदान आप मान सकते हैं। विकल्प ये बता रहे हैं कि छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, विकल्प भी बता रहा है कि प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना, विकल्प सी मार्क्सवादी प्रभाव, और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जब प्रगति होती है ना तो प्रगति का आधार एक ही नहीं होता है बल्कि कई होते हैं। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी का प्रभाव। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? अरे भाई, मैं उस जनपद का कवि हूँ जिस जनपद में त्रिलोचन रहते हैं। त्रिलोचन फार त्रिलोचन जी की कविता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे? मैं उस जनपद का कवि हूँ जिस जनपद में त्रिलोचन रहते हैं। त्रिलोचन फार त्रिलोचन जी की रचना है ना। ये आप कह सकते हैं जहाँ त्रिलोचन रहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, त्रिलोचन जी की बात करते हैं वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, इसे ध्यान में रखिएगा। और इन्हें अवध का किसान कवि कहा जाता था,
है ना, किसने कहा है? मुक्ति बोध जी ने कहा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ये वासुदेव सिंह इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार का निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि इनमें कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि कौन सी रचना इसमें सुमेलित नहीं है। मुक्ति मार्ग की बात करते हैं तो बिल्कुल मुक्ति का मार्ग कहाँ पे? भारत भूषण में, भारत में अगर आप ढूंढेंगे ना तो मुक्ति का मार्ग आपको भारत में मिल जाएगा। तो भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति का मार्ग भारत में अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल का है। पत्थर पिघल जाता है, बोले रांगे राघव को देख करके पत्थर भी पिघल जाता है। अजय खंडहर की बात करते हैं तो निराला की रचना नहीं है, विकल्प सी यही सुमेलित नहीं है। अजय खंडहर रांगे राघव जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रलय सृजन की बात करते हैं सुमंगल सिंह सुमन का है। तो प्रश्न संख्या 15 की बात किया जाए तो विकल्प सी इज राइट आंसर, इन्हीं की विकल्प सी जो है सुमेलित नहीं है। अजय खंडहर किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है ना। एक रचना ऐसी है जो कि नागार्जुन जी की नहीं है। पाषाणी, बिल्कुल पाषाणी कौन? बोले नागार्जुन, पाषाणी होता है। रविंद्र के प्रति बिल्कुल नागार्जुन होते हैं, है ना। चंदना नागार्जुन का। लेकिन कला और बूढ़ा चाँद की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कला और बूढ़ा चाँद नागार्जुन जी की रचना नहीं है बल्कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और 1960 में इसी कला और बूढ़ा चाँद पर बिल्कुल पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बिल्कुल 60 में बूढ़े हो गए पंत, है ना, इसलिए उनको साहित्य अकादमी मिल गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी कला और बूढ़ा चाँद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि कबीर के उपरांत विध्वंसकारी और जन विरोधी सत्य को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? अब भाई देखिए, कबीर के बाद विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला कौन हो सकता है? तो बोले सर ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हो सकता है, बल्कि नागा अर्जुन हो सकता है। जो नागा होगा और अर्जुन होगा वही होगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प भी नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। कोई विध्वंसकारी व्यक्ति ऐसा वैसा नहीं हो सकता है, वो नागार्जुन इज राइट आंसर। ठीक है, कबीर के बाद। प्रश्न संख्या 18 है द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है ना। कह रहे द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कह रहे नई कविता का आधार है। विकल्प बी प्रगतवाद का, विकल्प सी समांतर कविता और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वंदात्मक के भौतिकवाद के विकास के कारण ही प्रगतिवाद आया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रगतिवाद का आधार क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद है। और पहला प्रश्न ही आपने देखा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी प्रगतिवाद इज राइट आंसर। समय 1936 से 1942-43। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि प्रगतवाद के अंतर्गत कौन विचार अमान्य है ना। कि प्रगतवाद के अंदर कौन विचार अमान्य है? विकल्प ए कह रहे यथार्थवाद, विकल्प बी कह रहे रूपवाद, विकल्प सी पदार्थवाद और विकल्प सी है समाजवाद। तो देखिए जो प्रगतवाद के अंतर्गत अमान्य कौन होगा? बोले सर रूपवाद इज राइट आंसर, है ना। जो प्रगतवाद है, प्रगतवाद के अंतर्गत रूपवाद अमान्य है, रूपवाद उसमें कोई बात नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 20 कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? अब देखिए किसकी कविता से उद्धृत हैं। कह रहे हैं कि विकल्प ए सुमंगल सिंह सुमन की है, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर की है, विकल्प सी मथी सेनगुप्त और विकल्प डी महादेव वर्मा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। बिल्कुल विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। ठीक है ना। सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, कब? बोले दिनकर के आने से ही। दिनकर के आने मतलब दिनकर जी की ये पंक्ति है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। एक रचना दिनकर जी की नहीं है। हुंकार की बात करते हैं तो बिल्कुल रखिएगा 1964 में। हुंकार तीनों से करते हैं, 1939 में। कुरुक्षेत्र 1964 में, कुरुक्षेत्र में छक्के चौके लगते हैं। उर्वशी 72 में इसको मिला था, क्या मिला था? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। त्रिधारा की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जो त्रिधारा रचना है ये बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी
त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, है ना, बिल्कुल रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। त्रिधारा मुकुल, है ना। तो बिल्कुल कौन त्रिधारा रचना किसकी है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, त्रिधारा जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि आधर का कवि कौन है? तो अब बिल्कुल आप लोग रटे हुए हैं, आधर के कवि दिनकर हैं, है ना, दिनकर। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ये दिनकर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय हुआ? तो प्रगति जब होगी ना तो उसमें किस बात विचारधारा का उदय होगा? बोले सर उसमें मार्क्सवादी विचारधारा का उदय होगा। मार्क्स दिमाग में रखिएगा। प्रगति में मार्क्स बढ़ते हैं ना, मार्क्स माने नंबर भी ले लीजिएगा। तो प्रगति होगी तो मार्क बढ़ेगा, मार्क माने नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रगतिवाद में किसका? बोले विचार मार्क्सवाद का ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जाता है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी 1936 इज राइट आंसर, है ना। 1936 से प्रगतिवाद का उदय होता है और 1942 और 43 तक चलता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी 1936 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम आपने देखा होगा जो 19 में हुआ था, कब हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो जो प्रथम हुआ 1935 में इसका स्थापना होती है ना, M.A. फास्टर सभानेतृत्व में, है ना। 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्न से भारत में इसका वो होता है, और उसके प्रथम जो अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी प्रेमचंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब का पंक्तियों का संबंध है? किससे संबंध है? अबे सुनबे गुलाब, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़ अबे सुनबे गुलाब, ये ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल निराला जी की पंक्ति है ना। गेहूँ दिमाग में रखिए, कुकुरमुत्ता से है। और बात करते हैं तो बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का है, विकल्प ये प्रगतिवाद कविता इज राइट आंसर, ठीक है ना। अबे सुनबे गुलाब, है ना, अबे सुनबे गुलाब, अबे तबे की बात आएगी, निराली बात होगी, निराला जी की है, और प्रगतिवाद कविता से है। जब कोई व्यक्ति प्रगति कर लेता है ना तो अपने से छोटे व्यक्ति को आबे तबे करता है, बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रगतिवाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि प्रगतिवादी कवि हैं। अब प्रगतिवादी कवि इसमें से कौन से हैं? जयशंकर जी की बात करें तो बिल्कुल आपने देखा है ना, कहाँ पे हैं? छायावादी हैं। मुक्तिबोध की बात करते हैं तो मुक्तिबोध हटकर हैं। विकल्प सी की बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल, है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हरबंसराज बच्चन हालाबाद के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। और एक इसकी ट्रिक है प्रगतिवाद के नागा के शिव तेरा, नागा के शिव और त्रिलोचन। अब नागार्जुन हो गए, के से केदारनाथ अग्रवाल हो गए, शिव से शिवमंगल सिंह, है ना, सुमन हो गए। तो नागा के शिव त्रिलोचन, है ना, नागा के शिव त्रिलोचन प्रगतिवाद में है। तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, है ना, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। नागा के शिव त्रिलोचन दिमाग में बैठाइएगा। प्रगति करते हैं तो प्रगतिवादी, है ना, कवि हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। अब प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, नागा के शिव त्रिलोचन, इसे दिमाग में बैठाइएगा, नागार्जुन हो जाएंगे, है ना। अब प्रमुख कवि की बात आ रही है तो बिल्कुल आप आगे को देखेंगे तो आगे जी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि प्रगतिवाद में आप कह सकते हैं कि मुक्तबोध और दिनकर जी भी आ जाते हैं। लेकिन प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी आगे जी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है ना। दिमाग में रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और ये कविता है पुष्प की अभिलाषा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को आप जानते ही हैं, एक भारतीय की आत्मा, ठीक है ना, कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ये माखनलाल चतुर्वेदी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि मोर विजय किसकी रचना है? तो मोर विजय अनाथ कहावत, दुर्वादल, विषाद मोहि भावत, आर्दा पथे, है ना, उन्मुक्तावत, ये रचनाएं बिल्कुल विकल्प बी सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। मोर की विजय जब हुई तो सियाराम के शरण में गए, कौन गए? सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना कब हुई? बिल्कुल विकल्प बी 1936 इज राइट आंसर। ये दूसरी बार प्रश्न रिपीट हो गया। प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना 1936 में, ठीक है ना।
समय कितना 1943 तक। प्रश्न संख्या 32 है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो दिमाग में रख लीजिएगा, नागार्जुन प्रगतवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प सी प्रगतवादी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं नागार्जुन जी की, तो प्रगतवादी पे लगाइएगा, है ना, गलती से प्रयोग पर लगा है लेकिन मैंने बोला प्रगति ही है, ठीक है ना। तो नागार्जुन किस वर्ग में आते हैं? विकल्प बी प्रगतवादी इज राइट आंसर, प्रगतवादी कवि हैं, है ना। और प्रगति आपने अभी देखा था ना कैसे होती है ना। तो नागा, है ना, नागा शिव, नागार्जुन, सुमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, है ना। तो दिमाग में सुमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ठीक है ना। नागा के शिव त्रिलोचन, नागा के शिव त्रिलोचन प्रगति करते हैं, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहते हैं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र में आपने देखा था, है ना, गीता का उपदेश दिया गया था, उसी तरह से आप कह सकते हैं कुरुक्षेत्र में भी, है ना, एक उपदेश दिया गया है। तो बिल्कुल आधुनिक युग की गीता, है ना। प्रश्न संख्या 33 का विकल्प सी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। रेणुका की बात करते हैं तो 1935 में लिखा गया है, हुंकार 1939 में, उर्वशी की बात करते हैं तो 1960-61 में है, और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो 1964 में है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आधुनिक युग की गीता, विकल्प सी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। और मित्रों आप मेरा विश्वास करिए, एक बार मैं भी पीजीटी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है, और उस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था, ठीक है ना। और तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्व का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो आधुनिक युग की जो गीता है वो विकल्प सी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि हल्दी घाटी बीरस प्रधान प्रबंध काव्य है ना। तो हल्दी घाटी में कौन? बोले श्याम नारायण इज राइट आंसर। हल्दी घाटी श्याम नारायण, हल्दी घाटी में श्याम नारायण। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प ये श्याम नारायण पांडे इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ये उर्वशी को मिला है, 1972 में मिला है ना। बिल्कुल, क्यों करे? बोले दिनकर बेहतर है, माने 72 में इनको मिला, क्योंकि उनकी उर्वशी पर, ठीक है ना, उर्वशी इनकी बेहतर थी, इसलिए उर्वशी पर इनको 72 में मिला है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 है, युगधारा की रचयिता हैं। युगधारा सतरंगे पंख, प्यासी पथराई, आंखें वाली मछली, तालाब की मछली तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार बाहों वाली, भस्मांकुर नागार्जुन सुन, यानी कि नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल युग की धारा में कौन बहता है? बोले सर नागा और नागा, है ना। जो युग की धारा है नंगे धड़ंगे घूमते रहते हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो युग की धारा में कौन बहता है? नागा भार नागार्जुन जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। युगधारा युग की गंगा, ठीक है, अभी मिलेगा। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ मिलाइए। अब देखिए कवियों का काव्य संग्रह के साथ मिलाना है, तो नरेंद्र शर्मा की बात करते हैं तो नरेंद्र शर्मा जब प्रवास में होते हैं तो गीत गाते हैं, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। नागार्जुन जी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। नागार्जुन युग की धारा से, है ना। युगों की धारा में कौन? बोले नागा, है ना। केदारनाथ में अगर जाओगे तो वहाँ पे फूल नहीं रंग बोलेंगे, और भवानी के लिए रस्सी बुनो, भवानी। आत्मजयी की बात करते हैं तो कुंवर नारायण की रचना है, इसे दिमाग में रखिएगा। अगर इसके हिसाब से आपको मिलाना हो गया तो बिल्कुल पहले का 5वां और दूसरे का 4था जहाँ पर मिल जाएगा उसी को मिला दीजिएगा। पहले का, है ना, बिल्कुल 4था और दूसरे का 3रा, 4था 5वां और 4था, है ना। पहले का 5वां दूसरे का 4था, विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है? कुमकुम ने उर्मिला से अपलक रश्मि रेखा लिख डाली है। तो कुमकुम ने, बिल्कुल विकल्प प्रश्न संख्या 38 का विकल्प डी, कुमकुम ने उर्मिला से अपलक रश्मि रेखा लिख डाली है। कुमकुम ने उर्मिला से अपलक रश्मि रेखा लिख डाली है। क्वासी हिम हम पिस पाई जन्म के, बिनेवा अस्तवन बालकृष्ण शर्मा नवीन के। तो इतनी रचनाएं सब हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सब दिमाग में रख सकते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है कुमकुम, सबसे पहले इन्होंने लिखा है। प्रश्न संख्या 39 है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, रेव हुण दुई कुसारणी,
रेहुण दुई कुसारनी दिल्ली उर पर आत्मा हारे धूप नीम इतिहास तुम्हारे। दिल्ली उर पर आत्मा हारे धूप नीम इतिहास तुम्हारे। रेहुण रेणुका हुंकार द्वंद रस्म रसी द्वंद गीत सामधेनी परशुराम की प्रतिज्ञा। ठीक है ना, ये सारी की सारी रचनाएं रामचंद्र ने जिक्र की है। और अगर आपको विस्तृत रूप से देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी पीजीटी कोई एक आप खोल सकते हैं प्लेलिस्ट और उसमें जाके देख सकते हैं। विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से मैंने कराया है। और मित्रों, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। लगभग 750 प्लस वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया है और 2, 4, 5 मिनट की वीडियो मैंने कभी अपलोड नहीं किया है। सारी की सारी वीडियो आप देखेंगे आधे घंटे से ऊपर की हैं और बिल्कुल ज्ञान वाली बातें सारी बताई गई हैं, फालतू की चीज़ें इधर उधर की नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। तो आप लोगों को जितने भी भाई बहन जो 2, 4, 6 हैं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जाइए, जुड़िए और उसके साथ अपनी तैयारी करिए। थोड़ा सा आप लोग भी है ना, अगर समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से देखिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी आपको सफलता दिलाती है। अगर आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी, समय की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो आपका डाटा है, डाटा खर्च होगा, पढ़ते रहना होगा, सोते समय, जगते समय, खाना बनाते समय, खाना खाते समय, रास्ते में चलते समय, जब भी आपको टाइम मिले वीडियो आप चला लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, प्रश्नावली हल करिए, ट्रिकी से याद करिए। सब कुछ मैंने यूट्यूब पर दे दिया है और ये सब मैं कुछ ही भाई बहन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं बड़े बिल्कुल प्रेम विश्वास के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी आज के बाद जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से जुड़िए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि दिनकर जी की रचना नहीं है, तो बिल्कुल आध्यात्म चिंतन जो है ना, विकल्प है प्रश्न संख्या 39 का विकल्प है अध्यात्म चिंतन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। देखिए केदारनाथ में अगर जाओगे ना तो एक हथौड़ा वाला घर आपको मिलेगा। एक हथौड़ा मारोगे, हथौड़ा हर घर गिर जाएगा। बस एक क्लू बना लीजिएगा कि केदारनाथ में जाओगे क्योंकि गंगा वहाँ पे मिलेंगी। केदारनाथ में जाओगे वहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ में अगर जाओगे तो आपको बिल्कुल एक हथौड़ा वाला घर मिलेगा। ठीक है ना। केदारनाथ में अगर जाओगे तो लोक और परलोक भूल जाओगे, बिल्कुल केदारनाथ में, है ना। ये ट्रिक है, लोकालोक इनकी रचना है। आग का आईना आपको दिखाई देगा, है ना, इनकी रचना है। गुल मेहंदी मिल जाए केदारनाथ में, पंख और पतवार मिलेंगे, हे तुम मेरी हो, है ना, मारे प्यार की थापे केदारनाथ में। और केदारनाथ में जाओगे ना तो वहाँ पे लोग खरी खरी कहते हैं, अपूर्वा होता है, जमुंजल दिखाई देगा, बोल बोल अबोल करेंगे लोग जो शिलाएँ तोड़ते हैं केदारनाथ में। इसे ध्यान में रखिएगा। और अनिहारी हरियाली केदारनाथ में मिलेगी आपको, खुली आंखें खुले डैने मिलेंगे, पुष्पदीप मिलेंगे। अब बसंत में हुई पृथ्वी जो प्रसन्न हो जाती है तो केदारनाथ में। केदारनाथ की बात अगर आप बिल्कुल रखेंगे तो इनका जन्म 1911 में हुआ है। देहांत की बात करते हैं 2000 ईस्वी में। समय है, स्थान इनका है कमसिन बादा में हुआ था। पिता का नाम हनुमान प्रसाद, माता का नाम घसिट्टू, पत्नी थी पार्वती और प्रथम काव्य संग्रह युग की गंगा। सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल, है ना, तेज़ी के साथ आपको बताने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत लाभ तो मिलेगा ही। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प है केदारनाथ अग्रवाली राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतवादी नहीं है। तो नागा के शिव त्रिलोचन, केदार मिल गए, है ना, बिल्कुल शिव मिल गए, त्रिलोचन मिल गए, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र राइट आंसर, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र जो प्रगतवादी कवि नहीं है, प्रगतवादी में कौन है, नागा के शिव त्रिलोचन इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सम्मिलित करना है ना। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कृतियाँ हैं, दूसरी तरफ कृतिकार हैं, इनको मिलाना है। ठीक है ना। बिल्कुल ईश्वर की अध्यक्षता, है ना, ईश्वर की अध्यक्षता में क्या होगी, लीला होगी। तो लीला धड़ीगुड़ी का है ना। बिल्कुल कबूतर अकबूतर, कबूतर अकबूतर उदय, उदय प्रकाश का है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर, जालसा घर श्रीकांत। अब जलसा घर में देखे होंगे ना, क्षीर सागर में रहते हैं, तो जलसा घर होता है लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत कौन है, विष्णु जी हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये क्लू है और इस क्लू से जब बैठाएंगे तो जलसा घर जब भी आप देखेंगे श्रीकांत के पास जाएंगे। कबूतर आ कबूतर उदय, उदय होता है प्रकाश जब होता है ना, प्रकाश का उदय, तो कबूतर और कबूतर दिखाई देने थे। प्रकाश का जब उदय होगा तो कबूतर कबूतर दिखाई देंगे। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर, सहायता नहीं करेंगे। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर नहीं सहाय होंगे, है ना। और ईश्वर की दक्षता लीला, ईश्वर की लीला करनी है तो दक्षता करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए का यानी कि ईश्वर की दक्षता 4 पर और दूसरा कबूतर आ कबूतर बिल्कुल
थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, है ना, ईश्वर की रिचता की बात अगर आएगी तो लीलाधर जुगड़ी 3 पर, 1 का 3 और 2 का 4, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 1 का 3 2 का 4 जहाँ पर मिल जाए उसे मिलाइए। 1 का 3 2 का 4 तो विकल्प ए में ही मिल गया, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न को सही करके आगे बढ़िएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हल्लावाद, है ना, बिल्कुल, हाला को हल्ला कर दीजिए। हल्लावाद कब होगा, है ना भैया? जब बच्चे रहेंगे ना तो बहुत हल्ला करेंगे, तो हल्ला फर हालावाद हो जाएगा, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसी क्लूसिस को रख लीजिएगा। हल्लावाद, हालावाद, विकल्प डी हरबंस राय बच्चन इज राइट आंसर। जहाँ पे बच्चे होंगे वहाँ पे हल्ला होगा, हालावाद होगा। हालांकि यहाँ पे हालावाद का अर्थ दूसरा है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प डी हालावाद, है ना, हरबंस राय बच्चन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि कौन सा सही अनुक्रम है। रेणुका की बात करते हैं तो रेणुका 1935 में है, ध्यान में रखिएगा। रसवंती 1940 में है। उर्वशी की बात करते हैं 1961 में है। हुंकार की बात करते हैं 1939 में है। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी विकल्प सूटेबल नहीं है। सबसे पहले क्या होना चाहिए था? रेणुका को होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए? हुंकार को होना चाहिए, फिर रसवंती और फिर उर्वशी, तब ये विकल्प सही होता। और ऐसा विकल्प किसी में नहीं है। तो इस प्रश्न को तो कहीं ना कहीं से, है ना, इसमें त्रुटि है, इसे सुधार लीजिएगा। रेणुका 35 की है ना, बिल्कुल। हुंकार 39 तीनों से करिए, है ना। रसवंती 40 की है और उसी 61 की है। तो इसको जब मिलाएंगे तो निश्चित रूप से विकल्प बी सही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें, है ना, मिस्टेकिंग है, गलतियां हैं, उसको सुधारने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्न संख्या 44 को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। एक तरफ काव्य ग्रंथ देख रहे हैं, दूसरी तरफ है ना उनके रचनाकार हैं, उनको मिलाना है। अब देखिए सतरंगिनी, है ना, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अब सतरंगिनी की बात जैसे आएगी तो किसके साथ मिलाओगे, है ना? तो बिल्कुल सतरंगिनी कौन होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, है ना। सतरंगिनी कौन होते हैं? बोले सर बच्चे हों, देखे होंगे बच्चे सतरंगिनी होते हैं। सतरंगे पंखों वाली, है ना, भस्मांकुर, तालाब की मछली, तुमने कहा था सर नागार्जुन है। सतरंगे पंख लेकर के चलते हैं लोग, दिमाग में बैठाइएगा, कौन? नागा लोग, ठीक है ना। अणिमा निराली होती है, निराला जी की रचना है। रीतांबरा कौन? केदारनाथ में अगर जाओगे, केदार में जब पर्दभात निकलेगा तो बिल्कुल रीतांबरा जैसा होता है, इसे ध्यान में बैठाइएगा। और बाल के शर्मा नवीन की रचना ले लीजिए, हम बिस्पाही जन्म के, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 45 का ए का 3 और बी का 4 जहाँ पर मिल जाए उसे मिला दीजिएगा। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, बिल्कुल विकल्प बी में मिल रहा है, इसे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 46, हरिजन गाथा किसकी रचना है? अब हरिजन की गाथा, हर जन की गाथा होगी भैया, है ना। तो किसकी रचना होगी, इसे थोड़ा सा ध्यान में बैठाना होगा कि हरिजन गाथा किसकी रचना है ना, बिल्कुल, है ना। हरिजन की गाथा कौन गाएगा? बोले नागा गाएंगे। नागा फर नागार्जुन जी की रचना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। लीलाधर जुगड़ी जी की बात करते हैं तो लीलाधर जुगड़ी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ईश्वर की दत्ता में इनकी रचना भी आपने देखा था। ठीक है ना। बात करते हैं आप यहाँ पर आलोक धनवा की दुनिया रोज बनती है। और धूमिल जी की बात करेंगे तो धूमिल जी के सुदामा पांडे का, है ना, रचना एक है मोची राम। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 47 है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए बात करते हैं, पहला सप्तक नाम नहीं है ना। बिल्कुल पहले सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, तार सप्तक 1943 में। दूसरा सप्तक की बात करते हैं तो 1900 बिल्कुल 8 जोड़ेंगे 51 में। तीसरे की बात करते हैं 8 में जोड़ेंगे तो बिल्कुल 59 हो जाएगा। और चौथा जो तार सप्तक है उसमें 20 जोड़ देंगे 78। ठीक है ना। तो सब में 8 जोड़िएगा, अंत वाले में 20 जोड़िएगा। पहले में 8 जोड़ेंगे दूसरे में 8 जोड़ देंगे तीसरा, और तीसरे में जब 20 जोड़ेंगे तो चौथा सप्तक आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इस प्रश्न को कई बार हमने कराया है कि पहले तार सप्तक, है ना, का नाम पहला सप्तक नहीं है, बिल्कुल केवल तार सप्तक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और तार सप्तक के अगर बात किया जाए प्रवर्तक की तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कौन है? आगे इज राइट आंसर। ठीक है ना। चारों तार सप्तकों का प्रकाशन उन्होंने किया। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी तार सप्तक इज राइट आंसर। तार सप्तक का सही नाम, कौन सा नाम सही है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। अब कैसे इनको मिलाएंगे? देखिए मधुलिका, अपराजिता, करील, लाल चूनर,
बिल्कुल रामेश्वर सुख अंचल। प्रभात फेरी है ना, बिल्कुल में गीत गाते हैं कौन, नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग, प्रणभंग कब होगा भैया, जब देखिए प्रणभंग की बात आ जाएगी तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर है ना, रामधारी सिंह दिनकर। और काठमांडू की पहली सांझ है ना, काठमांडू की अगर पहली सांझ हो जाएगी तो वहाँ पर भैया शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। और सियाराम शरण गुप्त जी की बात करते हैं तो मौर्य विजय, अभी आपने देखा है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलाने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बन जाएगा। और अगर विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प ए आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि और काव्य कृतियों को मिलाना है। सियाराम शरण गुप्त जी की बात करते हैं तो इनकी रचना है ना, मौर्य विजय। बालकृष्ण नवीन की विप्लव गायन नवीन होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं तो राखी की चुनौती। बात करते हैं कि प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्रीय तरंग है। और सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछली, खिचड़ी विप्लव बिल्कुल नागार्जुन का है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो सतरंगी पंखों वाला कौन है, नागार्जुन है ना। सतरंगी पंखों लेके चलते हैं, बस ऐसे क्लब बना लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका सही होगा। ए का 1 और 2 का 4 मिलाइए, आपका सही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 4, तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है, रचना ना तो दर्शन है ना ही ज्ञानी के पूर्ण मस्तिष्क का चमत्कार है, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य के संबंध में है। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर लीजिए भाई, सही उत्तर है ना, किसके, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 50 का विकल्प सी कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र की रचना 1964 में है। हमने बताया था कुरुक्षेत्र में जब हम लोग रहते हैं तो छक्के चौके लगाओ, छक्के चौके दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 के बाद 51 है कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब सही अनुक्रम की बात करते हैं तो विकल्प सी। नागार्जुन की बात करते हैं, नागार्जुन 11 में, भवानी 13 में, त्रिलोचन एक साथ, 3 लोचन किसी के साथ एक साथ हो जाए तो दिमाग में रख लीजिएगा, त्रिलोचन एक साथ है ना। और नरेश मेहता की बात करते हैं 1921 में। तो 1911, 1913, 1917, 1921 में है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 51 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नागार्जुन, फिर देखिए, नागार्जुन 11, भवानी 13, त्रिलोचन 17 एक साथ, और नरेश 21, सब में 1921, 1913, 1917, 1921। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 52 है कि दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है। अब कर्ण है तो भैया बिल्कुल आप समझ रहे हैं। विकल्प ए की बात करते हैं कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र के 1964 में लिखा गया है, छक्का चौका। और कुरुक्षेत्र की बात अगर की जाएगी तो कुरुक्षेत्र में कौन है भैया, है ना, कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर जी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी रसमती की बात करते हैं, रसमती 1952 में, तो बिल्कुल इसी रसमती में कर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप सही समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 52 का विकल्प बी रसमती इज राइट आंसर। परशुराम की प्रतिज्ञा की बात करते हैं, परशुराम की प्रतिज्ञा बड़ी तिरछी है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो परशुराम की प्रतिज्ञा में परशुराम जी हैं। उर्वशी की बात करते हैं तो उर्वशी 61 की है, ध्यान में रखिएगा, 61 में लिखी गई रचना है। उर्वशी और पुरोरा का बड़ा इसमें किया गया है। तो प्रश्न संख्या 52 का बिल्कुल कर्ण की बात जहाँ पे आती है, विकल्प बी रसमती इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई। लंदन में मुल्क है, मुल्कराज आनंद और सज्जीर जाहिर ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। कब किया था, तो बिल्कुल 1935 में किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी इज राइट आंसर। चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि प्रगतवादी काव्य सृष्टि है। अब प्रगतवादी काव्य की सृष्टि क्या है, तो विकल्प ये बता रहे हैं, है ना, कि दार्शनिक है, विकल्प वर्ग चेतना प्रधान है, विकल्प सी व्यक्तिक, और विकल्प डी है यथार्थवादी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो प्रगतवादी काव्य की सृष्टि है, विकल्प बी वर्ग चेतना प्रधान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तो देखिए कि गंगा केदार में बहेगी, बिल्कुल सही है। नींद के बादल केदारनाथ में रहेंगे, बिल्कुल सही है। आग का आईना बिल्कुल केदारनाथ में रहेगा, लेकिन युग धारा नहीं है ना, युग की गंगा वहाँ पर है। युग की धारा में कौन है, नागा है। नागा युग की धारा में क्या करते हैं, सतरंगे पंखे लेके चलते हैं, तो नागार्जुन की है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प डी युग धारा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि अपराजिता के लेखक कौन है। तो अपराजिता के लेखक बिल्कुल रामेश्वर सुख अंचल इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 56 का विकल्प बी अंचल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या
57 है कि रश्मिलोक के रचयिता हैं। अब रश्मिलोक की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। रश्मि, राशि रश्मि रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। और रश्मिलोक की रचना 1974 में किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कहाँ पर भैया? बोले केदारनाथ में अगर जाओगे, केदारनाथ अग्रवाल, अगर फार अग्रवाल, केदारनाथ में अगर जाओगे तो वहाँ पे फूल नहीं रंग बोलेंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प ये केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा में नियंत्रण कौन करेगा? भैया बच्चे, बच्चे, बच्चे फार बच्चन, है ना। निशा निमंत्रण में बच्चे, बच्चे ध्यान में रखिएगा। बच्चे फार बच्चन जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहते हैं? तो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में मिलती है? प्रश्न संख्या 60 का बिल्कुल प्रगति में, प्रगति में, प्रगति में, ध्यान में रखिएगा इसे। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ये प्रगतिवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ, है ना। अब देखिए किसी को साला कब कहेंगे? जब कोई व्यक्ति 3-5 करेगा, 1935 3-5 करेगा तो आप कहेंगे साला, 10 साला कहते हैं ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं मित्रों, ना ही अपशब्द बोलने का मेरा कोई उद्देश्य है, बस किसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। साला कब कहते हैं? जब कोई 3-5 करता है तो आप उसको साला कहते हैं, साला फार मधुशाला, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प ये 1935 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के हैं? तो बिल्कुल अभी आपने देखा कि नागा के सूत्रलोचन प्रगति करते हैं, प्रगति फार प्रगतिवाद। तो प्रश्न संख्या 62 का विकल्प ए इज राइट आंसर है। नागा किसी और त्रिलोकन प्रगति करते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं? अब शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की प्रवृत्तियां हैं, इसे ध्यान में आपको रखना होगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रगति में, है ना। जब कोई व्यक्ति प्रगति कर लेता है तो वो जो शोषक के प्रति घृणा भाव रखता है, ध्यान में रखिएगा। देखे होंगे तमाम लोग बहुत अमीर हो जाते हैं तो अपने से निम्न व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा घृणा का भाव रखते हैं, ऐसे कुछ दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। प्रगतिवादी क्या करते हैं? घृणा का भाव रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि आग और राग का कवि कौन है भैया? आग और राग बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। आग और राग का बिल्कुल दिनकर, है ना। देखे होंगे दिनकर से आग निकलती है, राग निकलता है। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प ये रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति। विकल्प बी है संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, विकल्प बी है। विकल्प सी है कि युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। और विकल्प डी है इस संसार में, है ना, इस संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है ना। बिल्कुल यही सही है विकल्प डी। जब तक संसार में सद्भावना नहीं होगी, शांति नहीं होगी, समता और न्याय नहीं होगा, है ना, तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 65 का कुरुक्षेत्र की बात करते 1964 में लिखी गई है। विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 65 का आप सही समझ रहे हैं कि विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति में उपस्थित किया है? किसका? अभी कुरुक्षेत्र में कौन है? अभी आपने देखा था 1964 की बात आ रही थी तो युधिष्ठिर जी की बात आई थी, ठीक है ना। तो जहाँ पे युधिष्ठिर देखिएगा उसको लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी भीम और युधिष्ठिर का संवाद आप कह सकते हैं। दोनों लोगों के कथन की बात उसमें की गई है, उन्हीं का आलंबन है। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने लिखी है? कुरुक्षेत्र में ना तो दर्शन है और ना किसी चानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये किसकी पंक्ति है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, है ना। क्योंकि रामधारी सिंह ने इसको लिखा है तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्ति है ना। थोड़ा सा सफाई वगैरह अपना दिए होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि आत्मा संग्राम आत्मा से, यानी कि आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने यह कथन किस कृत्य के संदर्भ में कहा है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है? तो बिल्कुल कुरुक्षेत्र में कह सकते हैं। विकल्प सी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। 1964 में इन्होंने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और कुरुक्षेत्र में किसका संवाद है? तो भीम और युधिष्ठिर की, है ना, आप कह सकते हैं कि दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने सिद्ध किया है, ठीक है ना। चलिए
प्रश्न संख्या 69 है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है। अभी आपने देखा था विकल्प बी मार्क्सवादी विचारधारा इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो 69 का बी मार्क्सवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृत से ली गई हैं। इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज है सारा, ठीक है ना। कि कह रहे हैं इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर यह मानव समाज है सारा। तो बिल्कुल कुरुक्षेत्र की है, विकल्प डी दिमाग में रख लीजिएगा। 1964 में लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यह पंक्तियाँ किस कृत से ली गई हैं। बिल्कुल विकल्प ए अध्यायुग, विकल्प बी सुरुचि स्मृति, विकल्प सी कुरुक्षेत्र और विकल्प डी है राम की शक्ति पूजा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 71 का विकल्प सी कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। 1964 रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। प्रश्न संख्या 72 है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है ना। देखिए जब कुरुक्षेत्र की बात आएगी 1964 में लिखा जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखेंगे, तो बिल्कुल प्रथम पंक्ति इसकी यही है, वह कौन रोता है वहाँ, है ना। वह कौन रोता है वहाँ, ये कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग है और यही से पंक्ति प्रारंभ होती है। तो प्रश्न संख्या 72 का विकल्प सी वह कौन रोता है वहाँ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार जो होगा विकल्प ये साम्यवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। तो बिल्कुल विकल्प डी केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। केदारनाथ सिंह को प्रगतिवादी चेतना का मार्क्सवादी कवि कहा जाता है। मार्क्सवादी चेतना का कवि कौन, केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है ना। रामधारी सिंह दिनकर से है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। निम्नलिखित किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो देखिए बातें करते हैं काम अध्यात्म की समस्या, तो बिल्कुल है। पौराणिक की बात करते हैं तो बिल्कुल है। युद्ध दर्शन की बात युद्ध दर्शन से भी है। डी सुधारवाद नहीं है, इसी को ध्यान में रखना है। और अगर इसके हिसाब से देखेगा जहाँ पर विकल्प ए बी सी अगर आपको मिल जाएगा उसी को आप सही कर दीजिएगा। तो इस कोड के अनुसार विकल्प बी ए बी सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। तो नागा के शिव त्रिलोचन, दिमाग में रखिएगा, मुक्तिबोध है। तो मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, त्रिलोचन है, लेकिन रामदास मिश्र नहीं है। तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प है रामदास मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कहाँ पर बोले सर। अगर केदारनाथ में अगर जाओगे तो फूल नहीं रंग बोलेंगे, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि गंगा किसकी रचना है। अब युग गंगा नीत के बादल फूल नहीं रंग बोलत हैं कहाँ पर, केदारनाथ में। युग गंगा कहाँ बहेगी, बोले सर केदारनाथ में। अगर केदारनाथ में जाएंगे, देखिए केदारनाथ सिंह और हैं, केदारनाथ प्रभात मिश्र हैं। अगर की बात हम इसीलिए लगा देते हैं, अगर केदारनाथ में जाओगे तो फूल नहीं रंग बोलेंगे। युग गंगा नीत के बादल, तो युग गंगा केदारनाथ में, केदारनाथ अग्रवाल, है ना। 78 का विकल्प बी केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के अंतर्गत आ रहे हैं। तो बिल्कुल नागा के त्रिलोचन प्रगति करते हैं, प्रगति दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 79 का विकल्प सी प्रगतिवाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 80 कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं, है ना। तो मैंने शुद्ध रूप से भारतीय राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी नागार्जुन इज राइट आंसर। सोनलाल द्विवेदी जी को जाने तो राष्ट्रीय काव्यधारा से माखनलाल चतुर्वेदी दिनकर जी हैं, लेकिन नागार्जुन जी विशुद्ध रूप से भारतीय आप कह सकते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 80 का विकल्प सी नागार्जुन इज राइट आंसर। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी जो रचनाओं को आसानी से हल कर सकते हैं और इससे संबंधित जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।